माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विथ आरके में। आज का चर्चा का विषय जो है वो केवल एक दिन की प्रतियोगी परीक्षा को पार करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की प्रतियोगी परीक्षाओं को पार करने के लिए है। और आज की क्लास उन अभ्यर्थियों के लिए या साथियों के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी जो अपने या फिर अपने बच्चों के लिए विषय को चुनने के लिए एक असमंजस में है। हमारे पास कई विद्यार्थी जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, उन लोग के बार बार जो प्रश्न थे कि सर विषय का चुनाव किस प्रकार से करें, तो मुझे लगा कि शायद इन्हीं विद्यार्थियों के लिए एक समस्या नहीं है, बल्कि इनके जैसे कई विद्यार्थी या फिर कई अभिभावकों के लिए समस्या हो सकती है कि विषय का चुनाव किस प्रकार किया जा सकता है या उसको चुनने के लिए पैमाने क्या हो सकते हैं। तो इसी बात ने मुझे प्रेरित करा और एक बहुत ही चर्चित और गंभीर मुद्दे को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करा मुझे। तो आज हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समस्या केवल स्कूली शिक्षा में ही नहीं उत्पन्न होती है, बल्कि उच्च शिक्षा में अध्ययन करने के दौरान भी ये बहुत ही मुख्य समस्याओं में से एक होता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो लिया गया निर्णय है वो हमारे जीवन की पूरी दिशा को बदल देता है। जो सबसे पहले विषय का चुनाव की समस्या विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होती है, वो सर्वप्रथम कक्षा 9 से उत्पन्न होती है। यह समस्या उन जागरूक अभिभावकों के लिए नहीं होती है जो अपने बच्चे के लिए विषय चुने। यह समस्या उन अभिभावकों के लिए या फिर उन विद्यार्थियों के लिए होती है जिस परिवेश से हम लोग संबंधित होते हैं, क्योंकि जिस परिवेश से हम संबंधित होते हैं इसके कई कारण हो सकते हैं। वातावरण हो सकता है और गुरुजनों का भी इसमें योगदान हो सकता है। सभी गुरुजनों को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे गुरुजन होते हैं जो इस विषय में उदासीनता प्रकट करते हैं, जिससे विद्यार्थियों के लिए एक संघर्ष या फिर एक चुनौती बन जाता है एक विषय का चुनाव। पहले हम बातचीत करेंगे कि विषय का चुनाव का पड़ाव कहाँ कहाँ पर आता है और उसके बाद इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और इसके कारक क्या हैं जो ये समस्याएं हमारे समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। सबसे पहले कक्षा 9th, इसमें विद्यार्थी के लिए पहले बार ऐसा होता है जहां पर विषय का चुनाव करना होता है। साधारणतः गर्ल्स के लिए समस्या होती है कि वो मैथ्स का चुनाव करें या फिर होम साइंस या फिर अन्य विषय का चुनाव करें। फिर कक्षा 9 या कक्षा 10 में ये समस्या होती है कि अगर मैथ्स लिया जाए तो बेसिक लिया जाए या फिर स्टैंडर्ड। जहाँ तक सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों का सवाल है कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया जाए या फिर बेसिक, तो इन विद्यार्थियों को बता दें कि जो विद्यार्थी बेसिक मैथमेटिक्स से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उन्हें कक्षा 11 में मैथमेटिक्स एक विषय के रूप में पढ़ने को नहीं मिलेगा। उन्हीं विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ने को मिलेगा जो हाई स्कूल की परीक्षा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से उत्तीर्ण करते हैं। अर्थात वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए मैथमेटिक्स को एक विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सुझाव है कि वो 10वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का चुनाव करें, इससे अपनी पढ़ाई जारी रखें। उसके बाद फिर समस्या ये दर प्रतिदर चलती रहती है। फिर एक चुनौती आती है कक्षा 11 में कि हमें साइंस क्षेत्र में जाना है या फिर कॉमर्स क्षेत्र में जाना है या फिर आर्ट साइड में जाना है। तो अगर साइंस में भी जाना है तो हमें जीव विज्ञान के छात्र के रूप में इनरोल होना है या फिर एक मैथमेटिक्स के छात्र के रूप में इनरोलमेंट होना है। इसमें विद्यार्थी अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि जिस स्ट्रीम में, जिस क्षेत्र में उनके साथी जा रहे हैं, अमूमन उसी क्षेत्र में भी अपने आप को धकेल देते हैं। अपने विचारों का या फिर अपने कैरियर या अपनी अभिरुचि का उसमें कोई भी 1% भी योगदान नहीं रखता है।
सबसे पहले तो यह तय कर लें कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि सही रास्ता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कम समय लेगा, जबकि एक गलत रास्ता आपको आपके मंजिल से ही दूर कर देगा। साधारणतः जिस परिवेश से हम संबंध रखते हैं, वे अभिभावक या फिर वे विद्यार्थी या फिर कुछ शिक्षक इस विषय के प्रति बहुत कम गंभीर होते हैं कि बच्चे को किस दिशा में भेजना उचित होगा, या खुद ही अपने आप में संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जाना किस दिशा में है यह तो तय होगा कि जब आपके समक्ष विकल्प उपस्थित हों। जब गिने चुने ही विकल्प आप लोग के समक्ष उपस्थित हैं, तो साधारणतः आप लोग उन्हीं विकल्पों में से एक आध विकल्प चुनकर ही अपना जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं। जितने अधिक आपके साथ या फिर आपके पास विकल्प होंगे, उतनी ही आपकी संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी और उतनी ही आपकी रुचि अधिक रहेगी उन विषयों के प्रति जानने के लिए या उन क्षेत्रों के प्रति जानने के लिए। साधारणतः हम लोग कुछ ही गिने चुने पदों के बारे में जानकारी रखते हैं, और यदि हम उसके लिए अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि हाँ, इसको मैं अचीव कर सकता हूँ, या इसके तक पहुँचने के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है या फिर कम समय की आवश्यकता होती है, तो हम लोग साधारणतः उस लक्ष्य को अपने लिए उचित समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विषय का चुनाव ना तो कोई दबाव में आकर करें और ना तो एक साथी या सहयोगी के साथ देने के लिए इसका चुनाव करें। केवल डिग्री या फिर डिप्लोमा समेटने तक ही अपनी शिक्षा को सीमित ना रखें, लेकिन साधारणतः जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का उद्देश्य है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करें या फिर नहीं करें, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में एक व्यवसाय या फिर दो रोटियों की व्यवस्था करना है। शिक्षा का उद्देश्य अब वो नहीं रहा गया है जो प्लूटो कहकर गए हैं। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का विकास करना है। वर्तमान में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो रोजी रोटी का विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य इतना तो होना ही चाहिए कि वो आपके जीवन के एक आधारभूत या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा है, तभी तो शिक्षा का उद्देश्य भी कुछ हो सकता है। अन्यथा वो शिक्षा जो आपको कुछ भी फायदा नहीं दे रहा है, ना तो फिर आर्थिक रूप से, ना तो फिर मानसिक रूप से, ना तो आत्मा का ही विकास हो पा रहा है, ना तो आर्थिक रूप से ही विकास हो पा रहा है, तो उस शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी निरर्थक है। उसे लिया जाए या फिर न लिया जाए। तो जब ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं विद्यार्थी के लिए कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में या फिर उच्च शिक्षा में, कि विषय का चुनाव करने के लिए क्या क्या पैमाने होने चाहिए, या फिर खासकर कोई विद्यार्थी जो बिल्कुल ही इस क्षेत्र में डिसाइड नहीं कर पाते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्तियों का उनको सहयोग नहीं मिल पाता इस क्षेत्र में, वो लोग गलत विषय का चुनाव कर लेते हैं। तो जो विषय चुनाव का आधार होना चाहिए, या तो ये हो कि उस व्यक्ति का इसमें सहयोग लिया जाए जो कई क्षेत्रों के बारे में विशेष जानकारी रखते हों, या फिर उन गुरुजनों का इसमें सहयोग लिया जा सकता है जो एक विद्यार्थी को या फिर जिनके समक्ष आप अपनी भावनाओं को, अपनी बात को आसानी के साथ रख पाते हों, जिनसे आपको आशा है कि वो लोग आपको वही सलाह देंगे जैसे कि वे अपने बच्चे को सलाह देंगे। इसमें कई विद्वान शिक्षकों के या फिर साथियों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जो खासकर मेरा मत है कि इसमें खुद विद्यार्थी को ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनकी रुचि किस विषय में है। इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि एक आर्ट्स साइड का बच्चा या फिर हाई स्कूल के बाद विद्यार्थी 11th में जाकर एक मैथमेटिक्स का या फिर बायोलॉजी वर्ग का या फिर कॉमर्स का चयन इसलिए करता है क्योंकि समाज में उसकी इज्जत हो। तो इसलिए वो चुनाव ना करें, क्योंकि उसको किसी भी सम्मान से सम्मानित नहीं किया जाना है केवल इस आधार पर कि वो कॉमर्स का विद्यार्थी है या फिर मैथमेटिक्स का विद्यार्थी है या फिर कला वर्ग का विद्यार्थी है।
एक जटिल विषय का चुनाव आजकल के विद्यार्थी केवल इसलिए ले लेते हैं या फिर इसलिए कर लेते हैं, उसको एक फैशन के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि जो पड़ोसी का बेटा है वो तो गणित का छात्र है या फिर वो तो बायोलॉजी का छात्र है, इसलिए हमारा बेटा भी मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर अन्य उसी विषय का छात्र होगा जिस विषय का पड़ोस का बेटा है। तो ये अवधारणाएं बिल्कुल ही गलत हैं। ये आपके विषय चुनाव का आधार नहीं हो सकता है, और चुनाव जो होना चाहिए उसका आधार मुख्य रूप से होना चाहिए विषय की समझ। विद्यार्थी को समझ किस विषय में हो रही है या फिर किस विषय में वो विकसित कर पा रहा है, इस आधार पर विषय का चुनाव कर लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्तमान में जो विषय हमें समझ में आ रहा है वही विषय आगामी वर्षों में भी हमारे लिए उचित ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह अवधारणा पालना कि अन्य विषयों पर भी उतनी ही प्रवणता ग्रहण की जा सकती है जितने की जो विषय हमारे समझ में आ रहे हैं। नहीं समझने वाले विषय में भी हम लोग उतने ही कमांड कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी मेहनत लगती है और उन विषयों को भी जीता जा सकता है और उस विषय में भी विद्वता ग्रहण की जा सकती है। हमारे ऐसे कई पथ प्रदर्शक हैं, शिक्षक हैं जो केवल एक ही विषय में विद्वता नहीं रखते हैं बल्कि कई विषयों में उतने ही विद्वता रखते हैं जितने कि अपने खास विषय पर जिससे उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए चयन किया था या जिसका उन्होंने गहनता के साथ अध्ययन किया था, बल्कि सारे विषयों में उतने ही कमांड रखते हैं। इससे निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि केवल एक ही विषय में विद्वता ग्रहण नहीं की जा सकती, केवल अभ्यास ही आपको अन्य विषय को जीतने में भी सफलता दिलवाएंगे। हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कूली शिक्षा को समाप्त करके अब उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश ले रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए समस्या थी कि विषय का चुनाव क्या रखा जाए उच्च शिक्षा के लिए। तो मुझे खुद ही उसमें डिसाइड करने के लिए सोचना पड़ा, क्योंकि जो विद्यार्थी रहा विद्यालय शिक्षा में कोई ऐसा विषय नहीं रहा जिसमें वो बहुत उम्दा हो, बल्कि कहा जा सकता है कि वो सभी विषयों में एक सामान्य था, सभी विषयों में उम्दा था। तो यहाँ पर एक चुनौती हो जाती है कि वो किस विषय का चुनाव करें। वो कला वर्ग का विद्यार्थी बने उच्च शिक्षा में, या फिर साइंस विज्ञान वर्ग का, या फिर वाणिज्य विषय का करें। तो इसके लिए निर्धारण करने के लिए आपका जो क्षेत्र होंगे वो कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने बार बार आपको चर्चा कर रहा हूं जिस पर कि विद्यार्थी की रुचि, हम बात करते हैं उस विषय पर, अभिरुचि पर, जिसे एप्टीट्यूड कहा जाता है। जिसे हिंदी में अभिरुचि कहेंगे। अभिरुचि वह गुण होता है जो साधारणतः जन्मजात होता है, लेकिन ये सर्वत्र नियम नहीं है कि अभिरुचि जो है जन्मजात ही होगी, इसे विकसित भी किया जा सकता है। और अभिरुचि वह गुण होता है जो यह बात बताता है कि इस व्यक्ति को उचित वातावरण और प्रशिक्षण दिया जाए तो इस व्यक्ति ने अपने सफलता के लिए जो योग्यताएं होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, जो दक्षताएं होती हैं, उनको किस हद तक विकसित करा। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग अभिरुचि हो सकती है। यह कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि सारे विद्यार्थियों को एक ही उद्देश्य के पीछे बात कर चलाया जाए, क्योंकि जब कक्षा में पढ़ाया जाता है तो प्रत्येक विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वे विद्यार्थी भी उस कक्षा में शामिल होते हैं जो फेल हो जाते हैं परीक्षा में, और वे विद्यार्थी भी कक्षा में शामिल होते हैं जो उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। जबकि उस पूरे क्लास को एक ही शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, और तब भी अगर 100 छात्रों का कक्षा है तो उसमें कई कैटेगरी में छात्र बढ़ जाते हैं। तो ये साधारणतः अंतर दिखाई देते हैं उन कक्षाओं में भी।
एक शिक्षक अगर उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं तो सारे विद्यार्थी उसी अनुपात में प्रशिक्षित होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे आपको क्षेत्र बताता हूँ, या उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करना काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे विद्यार्थी स्वयं निर्धारित कर दें कि लेकिन हमें जाना किस क्षेत्र में है, यह विषय हमें उस क्षेत्र की ओर ले जा रहा है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर रास्ता कम है और आप एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं, जिसमें आपको दुगने से या तिगुने कई मल्टीपल टाइम आपको लगाना पड़ सकता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले तो उन क्षेत्रों पर बातचीत की जाए जो एक विद्यार्थी के समक्ष रखने चाहिए, जिन क्षेत्रों से उसको परिचित करना चाहिए। जैसे अगर व्यक्ति का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो नौकरी पाना है, तो इसके लिए कई क्षेत्र हो सकते हैं जिसको ध्यान में रखकर अपने विषय का चुनाव किया जा सकता है। जैसे है वे विद्यार्थी जो प्रशासनिक सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आईएएस, पीसीएस या उसके समकक्ष जो भी सर्विसेज होती हैं वो सारे एडमिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। केवल वे अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जो केवल स्नातक डिग्री धारक हो। वह चाहे किसी भी वर्ग से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रहा है तो वह एडमिनिस्ट्री के अंतर्गत अपना कैरियर को बना सकता है। यहाँ पर वर्ग विशेष आपके चयन प्रक्रिया को कहीं से लेकर कहीं तक कोई बाधित नहीं करता है। इस परीक्षा का जो नेचर है वह आपके एकेडमिक विषय पर कोई रुचि नहीं रखता है, बल्कि वो कुछ ऐसे विषय आपको देता है जिस पर आपकी सामान्य समझ होनी चाहिए। तो इसलिए आर्ट साइड, साइंस साइड या फिर कॉमर्स इस एडमिनिस्ट्री के लिए कोई बाधा नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर गणित का छात्र, बायोलॉजी का छात्र या फिर कला वर्ग, कोई भी छात्र इस क्षेत्र में अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर सकता है। अब बातचीत करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग के कुछ अपने रिक्वायरमेंट होते हैं कि आपको विशेषकर उन्हीं विषयों में अध्ययन करना होगा जो विषय की मांग आयोग द्वारा या फिर उस क्षेत्र द्वारा करी जाते हैं। साधारणतः वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी इस क्षेत्र के लिए अपना कैरियर तलाशने के विकल्प रख सकता है या फिर प्रयास कर सकता है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब विषय का चुनाव करें, अगर आपकी रुचि बैंकिंग क्षेत्र में है तो आप उन्हीं वाणिज्य विषयों पर अपने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा जारी रखें। अगर बात करें डिफेंस की, जो अमूमन आज के युवा के लिए रग रग में शामिल है डिफेंस, तो डिफेंस के लिए भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं। कुछ केवल सिपाही होते हैं, कुछ इसमें उच्च पद होते हैं जिसमें उच्च क्वालिफिकेशन, योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। डिफेंस कई क्षेत्र में हो सकता है जैसे एयरफोर्स, वायुसेना, आर्मी, थल सेना, नेवी, जल सेना। इसके लिए भी पहले कुछ सब्जेक्ट जो निर्धारित थे, लेकिन वर्तमान में इसके ऐसे कुछ सब्जेक्ट निर्धारित नहीं है कि आप केवल इन्हीं विषयों से पास करके आइए एकेडमिक। तो वर्तमान में इसकी ये बाध्यता समाप्त है। अब बातचीत करते हैं मेडिकल क्षेत्र की। मेडिकल क्षेत्र भी ऐसा क्षेत्र है जो विषयों की मांग करता है। वे अभ्यर्थी जो इस क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में अपना कैरियर तलाशने की उम्मीद रखे हैं या तलाशना चाहते हैं, तो उनके लिए अनिवार्य है कि वो चिकित्सा संबंधित जीव विज्ञान का चयन करें कक्षा 11 में ही, और उच्च शिक्षा इसी प्रकार के विषयों में वो जारी रखें। अब बातचीत करते हैं जुडिशियरी की। वे अभ्यर्थी जो न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो इस सेवा में जाने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप स्नातक जो परीक्षा है आपकी, वो किस विषय में है ये महत्वपूर्ण नहीं है। केवल यह महत्वपूर्ण है कि आप स्नातक डिग्री धारक हों, तत्पश्चात आपने विधि में स्नातक किया हो, अर्थात आप एलएलबी की डिग्री प्राप्त करता हो। उसके बाद आप विधिक सेवा में
अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आगे की अपनी उच्च शिक्षा इस क्षेत्र में जारी रखना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि वो विज्ञान वर्ग का चुनाव करें अपने अध्ययन के लिए और उस विषय में इतने पारंगत हो जाएं कि उसी विषय की इंजीनियरिंग कर पाएं। अगर विद्यार्थी टीचिंग क्षेत्र को, अध्यापन क्षेत्र को चुनते हैं तो इस क्षेत्र की पहली रिक्वायरमेंट, पहली मांग यह है कि वो अपने विषय में विद्वता धारक हो। उनके द्वारा जो सिंचित पौधा है, यानी छात्र एक बेहतरीन नागरिक के रूप में उभर कर आए और समाज सेवा में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे पाए। छात्र तभी कुशल हो पाएगा यदि उसके शिक्षक कुशल हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है, अगर आपको बेहतरीन छात्र तैयार करना है तो उसके लिए आपको एक उत्तम कोटि का शिक्षक होना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त जो क्षेत्र है होटल मैनेजमेंट इत्यादि, इन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना होता है, बल्कि हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट, चाहे आप किसी भी विषय में हो, उसके बाद इसकी डिग्री या फिर डिप्लोमा लेकर आप इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। हमने इन तमाम क्षेत्रों पर चर्चा करने का प्रयास करा और मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास करा। ये तो आप लोगों पर निर्भर करता है कि मैं इस टॉपिक को किस हद तक आपको समझाने में सफल रहा। वर्तमान में जो शिक्षा का उद्देश्य हो गया है, या फिर वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जा सकता है या इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए कि जिससे हमारा जीवन बच पाए, जिससे हम उतना धन तो अर्जित कर ही लें जिससे हम अपना जीवन बचा पाएं। अगर जीवन बच गया, उसके बाद स्वराज्य की मांग होती रहेगी, अर्थात आत्मा का विकास तो होता ही रहेगा। वे विद्वान गुरुजन मेरे इस बात से बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अधिकांश ऐसे हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरुजन हैं, जो अभी भी किसी पुस्तक को पढ़ते पढ़ते कई बार आंसू बहा लेते हैं, या उस पुस्तक को इतने दर्द के साथ पढ़ते हैं, या किसी भी बात पर इतना गहनता के साथ चिंतन मनन करते हैं कि वो अपने आप को भाव विभोर होने से नहीं रोक पाते हैं। अंततः मेरा यह कहना है, मेरा विनम्र निवेदन है उन अभ्यर्थियों के लिए, उन साथियों के लिए, उन अभिभावकों के लिए कि जल्दबाजी में किसी विषय का चुनाव नहीं करेंगे, बल्कि एक उचित मार्गदर्शक से सलाह लेने के बाद या फिर अपने बाल्य या बच्चों के रुचि के अनुसार ही विषय का चुनाव करें। क्योंकि समस्या यह है कि आपके समक्ष कुछ ही क्षेत्र होते हैं और जिसमें से साधारणतः आप एक का चुनाव कर लेते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप लोग अन्य क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी को एकत्र करने के बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचें, और किसी निष्कर्ष में पहुँचने के लिए कोई भी जल्दबाजी ना करें। तो मैं इस टॉपिक को विद्यार्थियों को, साथियों को तथा अभिभावकों को समझाने में किस हद तक सफल रहा, आप कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर अपना उत्तर जरूर दें। इससे मुझे एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके लिए कार्य करने के लिए मेरा मनोबल कई हद तक बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य चर्चित मुद्दे पर। जय हिंद।